ठीक, तो इनइक्वालिटीज के बारे में दो तीन चीजें आप नोट कर लो। ये चीजें आपको समझ में थोड़े टाइम बाद आएंगी क्योंकि आपने पूरा अभी सिलेबस पढ़ा नहीं हुआ है, पर क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप इसको एक बार नोट करें। सबसे पहला, लॉजिक ऑफ इनइक्वालिटी। अब तक हम बस ऐसे बताते आ रहे हैं, रेसिप्रोकल कर दोगे, सेम साइन है तो ये हो जाएगा, उल्टा साइन है तो ये हो जाएगा, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो उल्टा हो जाएगा साइन, दोनों तरफ पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किया तो सेम रहेगा। तो अब तक हम बस फॉलो करते आ रहे हैं कि अच्छा ऐसा होता होगा, सही बोल रहे हैं। इसका लॉजिक ये है कि अगर मैं कोई कर्व बनाऊं, लेट अस से y इज इक्वल टू कुछ x की एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, उस एक्सप्रेशन ऑफ x को fx से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ये x का एक एक्सप्रेशन है, x को यूज करके एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा जाता है, तो इसको शॉर्ट में लिख देते हैं कि ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन हो उसे f ऑफ x से बोल देते हैं, फंक्शन ऑफ x। ये x से ही काम करता है, x की वैल्यू रखोगे तो ये आपको वैल्यू देता जाएगा। तो इसका जो कर्व बनाए, जैसे आपने 10th क्लास में बनाया होगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ऐसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बनाई हुई है। इसको हम बोलेंगे कि ये x का फंक्शन है, x को यूज करके ये एक्सप्रेशन लिखा गया है, तो इसे लिख सकते हो आप y इज इक्वल टू fx। बात सही? तो ये जो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 का कर्व बनाते हो, जब 10th क्लास में था ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता था। अब 11th क्लास में आप अलग अलग कर्व पढ़ोगे, तो ये जो fx का कर्व है, अगर मैं यहाँ स्क्वायर कर दूंगा तो ये कर्व अलग शेप का बनेगा, क्यूब कर दूंगा तो ये शेप अलग शेप का बनेगा। तो मान लिया कोई ऐसा कर्व बनता है, जैसे स्ट्रेट लाइन बनती थी ऐसे ही ऐसा कोई कर्व है fx, ये fx। अगर fx की खास बात ऐसी, नेचर ऐसा, जैसे एक स्ट्रेट लाइन का नेचर होता है जो ऊपर की तरफ इंक्लाइंड हो, कि उसकी y की वैल्यू, इसकी हाइट, y क्या होती है? फंक्शन की वैल्यू, जो इसकी हाइट है, अगर इसकी हाइट लगातार बढ़ती जा रही है तो आप ये बता सकते हो कि अगर x1 यहां पर है, x2 यहां पर है, अगर x1 छोटा है तो हाइट कम मिलेगी क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है, x2 बड़ा है तो हाइट बड़ी मिलेगी, तो फंक्शन की वैल्यू बड़ी मिलेगी। बात सही? तो यहां से इनइक्वालिटी का लॉजिक आता है कि अगर x2 इज ग्रेटर देन x1, ये x2 वाला पॉइंट अगर आपने x1 से आगे लिया है, तो f ऑफ x1, f ऑफ x2 और f ऑफ x1, f ऑफ x2 f ऑफ x1 होता है x1 पे ये जो हाइट बनेगी y की वैल्यू, इसे बोलते हैं f ऑफ x1, कि x की वैल्यू जब x1 है तो इसकी हाइट कितनी है, x की वैल्यू x2 है तो इसकी हाइट कितनी है, f ऑफ x2। बात सही? कि अगर ये लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है तो जैसे जैसे आप x पे आगे जाओगे इसकी हाइट भी बढ़ती जाएगी। अगर x2 बड़ा है तो f ऑफ x2 भी बड़ा मिलेगा, x1 छोटा है तो f ऑफ x1 भी छोटा मिलेगा, तो x2 बड़ा है तो f ऑफ x2 भी बड़ा मिलेगा। बात सही? इसको लिखते हैं ऐसे कि अगर फंक्शन fx इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग का मतलब होता है जैसे जैसे x बढ़ रहा है इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है अगर इसकी वैल्यू घटेगी तो उसे बोलते हैं डिक्रीजिंग। तो अगर कोई फंक्शन बढ़ता जा रहा है आगे की तरफ, तो अगर x आगे लोगे तो फंक्शन की वैल्यू बड़ी मिलेगी, x पीछे लोगे, छोटी वैल्यू लोगे तो फंक्शन की वैल्यू छोटी मिलेगी। बात सही? तो इफ लिख लो इसको समझने के लिए, इसको बाद में समझेंगे जब हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन करेंगे, पर ये इसका लॉजिक। इफ फंक्शन is always increasing, तो अगर x2 को आगे लोगे x1 से तो फंक्शन की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी, क्योंकि फंक्शन बढ़ता जा रहा है तो आगे वाले पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू बढ़ी हुई मिलेगी। इसका ऑपोजिट, इफ फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलते हैं, पर अभी के लिए आप ऑलवेज डिक्रीजिंग लिख लो। ऑलवेज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कब देखते हैं? एक्स एक्सिस पर आगे जाओगे तो फंक्शन नीचे आता जा रहा है कि नहीं, एक्स एक्सिस पे आगे जा रहे हो तो फंक्शन ऊपर जाता जा रहा है कि नहीं। इफ फंक्शन इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, तो अगर आगे वाला पॉइंट लोगे, कोई ऐसा फंक्शन ले लिया आपने जिसका कर्व नीचे आता जा रहा है, तो अगर एक्स एक्सिस पे ये x2 है और ये x1, अगर आपने x2 आगे लिया तो फंक्शन की हाइट कम आएगी, x1 छोटा लिया तो फंक्शन की हाइट ज्यादा आएगी। तो अगर x2 आगे लिया x1 से तो फंक्शन की हाइट कम हुई मिलेगी आपको, f ऑफ x2 कम दिखाई देगी, ग्रेटर देन साइन था, x2 तो आगे था, x2 तो बड़ा था, पर फंक्शन की वैल्यू छोटी मिलेगी, x1 तो छोटा था पर फंक्शन की वैल्यू बड़ी मिलेगी।
ये इसका लॉजिक है। इसको अगर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप बताओ, मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। अगर ये नहीं बाद में ही देखेंगे, ये अभी नोट करके रख लो। तो ये इसका लॉजिक है, ताकि जब आप रिवीजन करो जब पूरा सिलेबस करके, तो आपको तब समझ में आएगा कि ये क्यों लिखा हुआ है, इसका लॉजिक है। ये सब हम रट क्यों रहे हैं ऐसी चीजें, कि अगर दोनों तरफ पॉजिटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्क नहीं पड़ेगा। बात सही। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं इसका, y इज इक्वल टू लेट अस से 3x, ये एक स्ट्रेट लाइन का कर्व है जो हमने 10th क्लास में देखा। अगर आप इस कर्व को देखोगे तो ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। ये y इज इक्वल टू 3x का कर्व, x के साथ जब भी पॉजिटिव चीज मल्टीप्लाइड होती है तो वो जो लाइन है वो ऊपर की तरफ जाती दिखाई देगी, x के साथ नेगेटिव मल्टीप्लाइड होता है तो वो नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। अब y इज इक्वल टू 3x में देखो, ये है x2, ये है x1। बात सही। तो अगर x2 आगे है तो y ऑफ फंक्शन ऑफ x2 बड़ा होना चाहिए, और फंक्शन ऑफ x1 छोटा है तो y की वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो अगर x2 इज ग्रेटर देन x1 तो फंक्शन के अंदर वैल्यू, x2 को फंक्शन के अंदर रखेंगे तो क्या बनेगा 3x2। फंक्शन के अंदर x1 की वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू क्या बनेगी 3x1। तो क्योंकि ये बढ़ता हुआ कर्व था तो x2 बड़ा है, x1 छोटा है, तो 3x2 बड़ा होगा, 3x1 छोटा होगा। 3x2 बड़ा है, 3x1 छोटा है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है तो इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर x को आप पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाइड करते हो तो जो स्ट्रेट लाइन है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। जैसे ही आप x के साथ नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करते हो, जैसे y इज इक्वल टू -x, इस लाइन को अगर ड्रॉ करोगे तो ये लाइन नीचे की तरफ आती दिखाई देगी। ये लाइन होती है y इज इक्वल टू -x। और इस पे वही लॉजिक आप लगा सकते हो। लेट अस से ये है x2 पॉइंट, या फिर उधर ही बना लेते हैं। ये है लेट अस से x2 पॉइंट, ये है लेट अस से x1 पॉइंट। ये x2 आगे है, x1 पीछे है। x2 तो आगे है और x1 पीछे, x2 इज ग्रेटर देन x1। कि जैसे जैसे आगे जाओगे कर्व नीचे आता जाएगा, फंक्शन हाइट नीचे होती जाएगी, y की वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो x2 पर y की हाइट कितनी होगी, x2 पुट कर दो, y इज इक्वल टू -x2। यहां पर हाइट कितनी होगी, y इज इक्वल टू -x1। ये हाइट बननी चाहिए। तो जैसे जैसे आगे जाओगे ये जो हाइट है कम होती जाएगी। तो ये जो x2 है, -x2 हाइट है, वो छोटी मिलेगी किससे, -x1 से। बात सही। x2 आगे है, x1 पहले, तो जैसे जैसे आगे जा रहे हो हाइट छोटी होती जा रही है। तो x2 को फंक्शन में पुट करोगे, x की जगह पुट करोगे तो ये वैल्यू छोटी मिलेगी, ये वैल्यू बड़ी मिलेगी। इस वजह से हम बोलते हैं कि नेगेटिव दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, पॉजिटिव दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका बेसिक लॉजिक यहां से आता है। शुरुआत में 11th हम शुरू करते हैं तो रटने से शुरू करते हैं, पर इसका लॉजिक ये, ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, आगे जाके ऑब्वियस हो जाता है, क्लियर हो जाता है। पर अगर समझ में आ रहा है तो इसको कैच करके रखें। बात सही, क्लियर। नोट कर लिया इसको। ये इसका लॉजिक है कि अगर फंक्शन हमेशा आगे बढ़ता जा रहा है, x2 आगे लोगे तो x2 की वैल्यू पुट करने पर फंक्शन में वैल्यू बड़ी मिलेगी। x2 आगे लोगे अगर फंक्शन नीचे घटता आ रहा है तो f ऑफ x2 की वैल्यू छोटी मिलेगी, f ऑफ x1 की वैल्यू बड़ी मिलेगी। f ऑफ x1 f ऑफ x2 का मतलब है ये एक्सप्रेशन जो y इज इक्वल टू समथिंग लिखते हैं, इस एक्सप्रेशन को fx बोलते हैं। क्लियर। दूसरा लॉजिक, इसे बोलते हैं इक्विवेलेंट फैक्टर्स। इक्विवेलेंट फैक्टर्स होते हैं कि अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे कि ये दिया हुआ था mod ऑफ x - 1 इंटू mod ऑफ x - 2 लेट अस से ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दिया हुआ था। तो आपको ये नोटिस तो हुआ होगा कि जब मैं रूट्स प्लॉट कर रहा हूं सर ऐसे ही बोल रहे हैं कि वैल्यू चेक कर लो, वैल्यू चेक कर लो। मैं सीधा वेवी कर्व बना रहा हूं, वो भी सही तो बन रहा है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। बिना बात ये क्यों बोल रहे हो वैल्यू वैल्यू पुट करके चेक करो, उसमें वैल्यू पुट करके चेक मत करो। उसका रीजन ये है कि अगर दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है और कोई ऐसा फैक्टर है जिसको आप पहचानते नहीं हो, जैसे ये है mod ऑफ x - 2, अगर मैं सीधा पॉलिनोमियल से आया था तो मैं इसको जानता नहीं था इतने अच्छे से, तो आप इस फैक्टर की जगह आप वो फैक्टर लिख सकते हो जिसके रूट्स भी यही बनते हो। जैसे इसके रूट क्या बन रहे हैं, +2 - 2, +2 और -2 सेम रूट बनते हो और सेम साइन का बिहेवियर दिखाता हूं। सेम साइन का बिहेवियर होता है कि 2 से आगे अगर ये पॉजिटिव है तो वो फैक्टर भी पॉजिटिव होना चाहिए, -2 से +2 के बीच में अगर ये नेगेटिव है तो वो जो आप लिख रहे हो वो भी नेगेटिव होना चाहिए।
और -2 से पीछे अगर ये पॉजिटिव है तो आपका जो फैक्टर इसको रिप्लेस करेगा वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। बात सही। सेम साइन बिहेवियर हो और सेम रूट्स हो तो उसे इक्विवेलेंट फैक्टर बोला जाता है। मतलब कि नोट कर लो इसको, सेम साइन बिहेवियर का मतलब है जब ये पॉजिटिव तो वो जो इक्विवेलेंट फैक्टर होगा वो भी पॉजिटिव, और सेम रूट्स, वैसे फैक्टर्स को बोला जाता है इक्विवेलेंट फैक्टर्स। जैसे इसके केस में, मोड एक्स के केस में एक इक्विवेलेंट फैक्टर आप ये बना सकते हो x² - 4, ऐसे लिखा जा सकता है। जैसे मोड x -2 के मैं फैक्टर ढूंढने चलूं तो ये बनेगा मोड x = 2। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो मोड x का स्क्वायर और x का स्क्वायर सेम बनता है, 2 का स्क्वायर बनता है 4। जैसे अगर मैं x² - 4 से रिप्लेस कर दूं मोड x -2 को तो ये शायद इक्विवेलेंट फैक्टर वाला काम करे। कैसे, चेक करके देखते हैं। देखो 2 से आगे इसके फैक्टर्स, इसके रूट्स क्या बन रहे हैं, +2 - 2, +2 और -2। 2 से आगे वैल्यू रखेंगे, 3 रखते हैं तो 3 - 1 पॉजिटिव। 2 से बड़ी वैल्यू यहां पे रखोगे, 2 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो ये 4 से बड़ी वैल्यू आएगी, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 4 से बड़ी वैल्यू, ये भी पॉजिटिव बन रहे हैं। -2 से +2 के बीच में वैल्यू रखोगे, 0 रखा, 0 - 2, -2 से +2 के बीच में रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी बनेगी, 1 रख के देख लो, 1 का स्क्वायर 1 - 4 नेगेटिव, सेम साइन दिखाएगा और सेम रूट्स है। सेम रूट का मतलब है कि -2 से +2 के बीच में नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ही रहेगा, 2 से आगे है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा। -2 से पीछे अगर वैल्यू रख के देखेंगे क्या बन रहा है, -2 से पीछे वैल्यू -5 रख के देखते हैं, -5 का मोड -2 पॉजिटिव, -5 से पीछे -5 पे अगर इसकी वैल्यू देखेंगे, -5 का स्क्वायर 25, 25 - 4 पॉजिटिव। सेम रूट है, सेम साइन बिहेवियर। तो अगर सेम रूट और सेम साइन बिहेवियर हो तो आप इक्विवेलेंट फैक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं x² - 1 से, और इसको आप रिप्लेस कर सकते हो x² - 4 से। जो इसका सॉल्यूशन आएगा वही इसका सॉल्यूशन। अगर आप बना के देखोगे, अब बना के देखो, ये बनेगा x + 1 x - 1 x + 2 x - 2 > 0। प्लॉट कर दो रूट्स, एक आएगा +2, एक -2, एक +1, एक -1। अब वेवी कर्व बनाना शुरू करो क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल है। वेवी कर्व बना लेता हूँ, 2 से आगे कोई भी वैल्यू पुट कर देता हूँ, पॉजिटिव 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 आएगी। 5 पुट किया तो चारों पॉजिटिव पॉजिटिव है, एक रूट क्रॉस, एक रूट क्रॉस, एक रूट क्रॉस, एक रूट क्रॉस, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। बात सही। इस तरीके से हम रिप्लेस कर सकते हैं। यहां पर तो हमें जरूरत नहीं है कि मोड एक्स है तो वैसे भी अपना काम चल रहा था तो इतना ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। पर अगर यहाँ पे और कुछ आ जाए, और कुछ का मतलब कोई ऐसा फंक्शन आ जाए जिसको मैं बहुत अच्छे से जानता नहीं, जो आगे जाके हम पढ़ेंगे, यहाँ पे sin x - 2 लिखा हुआ है, log x - 2 लिखा हुआ है, कुछ ऐसा लिखा हुआ जिसको हम पहचानते नहीं और फिर भी हमें इनइक्वालिटी सॉल्व करनी, तो हम इसकी जगह पर रिप्लेस कर देंगे ऐसा फैक्टर जो सेम साइन बिहेवियर दिखाता होगा और सेम रूट्स दिखाता होगा। बात सही। तो इसको बस अब अभी हम नोट करके रख रहे हैं, इसको यूज बाद में करेंगे, पर नोट्स में ये लिख के रख लो कि जब भी जरूरत पड़ेगी रिवीजन के टाइम ये लॉजिक हेल्प करेगा। इसमें भी हमने ऐसे रटा ही था ना कि ऐसे कर लो, फिर ऐसे कर लो, फिर यहां साइन चेक कर लो, यहां साइन चेक कर लो। वो लॉजिक इसका ये कि अगर आप इसकी जगह इक्विवेलेंट फैक्टर्स रिप्लेस करोगे तो पॉलिनोमियल वाला ही बिहेवियर शो करेगा। अगर रिस्क नहीं लेना है तो आप 1 बाय 1 जाके कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने इसके लिए 1 बाय 1 जाके किया था कि यहाँ पर पॉजिटिव है कि नहीं, यहाँ पे नेगेटिव है कि नहीं, यहाँ पॉजिटिव है कि नहीं, पर इसका साइन बिहेवियर इससे कंसिस्टेंट है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्लियर है? दोनों बातें समझ में आई। कर्व अगर इंक्रीजिंग है तो वो जो x2 > x1 है तो f of x2 > f of x1 मिलेगा। कर्व नीचे की तरफ आ रहा है तो x2 > x1 है तो f of x2 < f of x1 मिलेगा। बात सही। इसके बेसिस पे मैं आपको एक एग्जांपल देके दिखाता हूं कि हमने रेसिप्रोकल का रूल याद किया था, याद है? सेम साइन है तो इनइक्वालिटी का साइन ऑपोजिट हो जाएगा, ऑपोजिट साइन है तो ऐसा कैसा रहेगा। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है y = 1/x। इसका अगर मैं कर्व बनाऊं, अगर आप वैल्यूज प्लॉट करोगे इसकी तो इसका कर्व ऐसा बनता है y = 1/x का कर्व कुछ ऐसा होता है। ऐसा कर्व बनता है। ये इधर x एक्सिस के पास आता जाता है, पास आता जाता है, पास आता जाता है, इधर ये y एक्सिस के पास आता जाता है और ऊपर इनफाइनाइट तक निकल जाता है। मीट नहीं करता, इसके पास जाता जाएगा।
इमेजिन करो x की वैल्यू, ये इसकी हाइट 0 कब बन जाएगी, जब x की वैल्यू इनफाइनाइट के पास इतना बड़ा नंबर रख दोगे 1/इनफाइनाइट, तो x की वैल्यू जब इनफाइनाइट हो जाएगी तब इसकी हाइट 0 होगी, तो इस वजह से मीट नहीं करेगा, छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, छोटा। अगर आप नोटिस करो यहां से आगे अगर आप देखोगे ये घटता घटता आ रहा है बात सही। तो अगर मैं x1 और x2 दोनों पॉजिटिव लूं, x1 और x2 आगे है x1 से, x2 की वैल्यू x1 से बड़ी है, पर क्योंकि ये कर्व घटता आ रहा है, अगर घटता आ रहा है तो f ऑफ x2 इसको अगर मैं y में पुट करूंगा क्या बनेगा 1/x2, और इसको y में पुट करूंगा क्या बनेगा 1/x1। तो अगर ये घटता कर्व आ रहा है तो जो साइन ग्रेटर देन है वो लेस देन हो जाएगा, क्योंकि सॉरी x2, तो जो 1/x2 है वो लेस देन 1/x1 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड पे अगर आप देखोगे कर्व घटता आ रहा है तो 1/x में अगर मैं इन वैल्यूज को पुट करूंगा तो साइन उल्टा हो जाना चाहिए कि आगे वाली वैल्यू छोटी, पहले वाली वैल्यू बड़ी। अगर मैं इधर की तरफ देखूं, इधर की तरफ भी ये घटता ही आ रहा है, अगर दोनों नेगेटिव हो, यहां पर लूं मैं x1 और यहां पर लूं x2, x2 बड़ा है x1 से, यहां पे आप देखोगे x2 की वैल्यू छोटी है या बड़ी, x2 पर ये जो y की वैल्यू है छोटी है या बड़ी, ये जो y की वैल्यू छोटी होगी, नेगेटिव में है ना, नेगेटिव साइड में -5 और -2 में से -5 छोटा होगा, तो x2 आगे है x1 से, और ये कर्व घटता जा रहा है, अगर घटता जा रहा है तो आगे वाली वैल्यू छोटी, पहले वाली वैल्यू बड़ी, तो जो आगे वाली वैल्यू है 1/x2 ये छोटी बन जाएगी, जो पहले वाली वैल्यू है वो बड़ी रहेगी, ऐसा होना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं अगर दोनों नेगेटिव है तब भी ये रहेगा, दोनों पॉजिटिव है तब भी ये रहेगा। पर अगर ऑपोजिट साइन के आपने ले लिया, x2 तो इधर ले लिया और x1 इधर ले लिया, ऑपोजिट साइन के ले लिए, x2 ग्रेटर देन x1, कि अब कहानी अलग है, इधर x1 वाले तो सारे x एक्सिस से नीचे हैं, x2 वाले सारे x एक्सिस से ऊपर है, तो इधर और इधर को आप लगातार कोई कर्व नहीं बना रहे हो ना कि इधर से बढ़ता हुआ आ रहा है, इधर वाली सारी वैल्यूज x एक्सिस से नीचे नेगेटिव है, इधर वाली x एक्सिस से ऊपर है, तो ये कर्व यहाँ पे ये नहीं बोल सकते घट के बढ़ के किधर से आ रहे, पॉजिटिव के लिए आप बोल सकते हो घटता आ रहे, नेगेटिव के लिए बोल सकते हो घटता आ रहे, सब वैल्यूज के लिए इन जनरल नहीं बोल सकते, क्योंकि आधे रास्ते घट रहा था फिर एकदम से वैल्यू बढ़ी फिर से घट रहा है। तो पॉजिटिव वैल्यू के लिए रूल लिख सकते हो, नेगेटिव वैल्यू के लिए रूल लिख सकते हो। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो आप ऑब्जर्वेशन से देख सकते हो कि इधर वाली साइड पॉजिटिव है, इधर वाली साइड नेगेटिव है, तो इसलिए अगर ऑपोजिट साइन के होते हैं तो फिर इनइक्वालिटी यूं की यूं रहती है। समझ में? तो यही लॉजिक लगता है इसमें, ये लॉजिक है इनइक्वालिटीज का। तो इसको हम रटते हुए आ रहे थे शुरुआत में कि इसका रूल ये है, इसका रूल ये है, लॉजिक इसका ही है, इसलिए रेसिप्रोकल काम करता है, जो हम रेसिप्रोकल के रूल से याद रखते हैं। क्लियर है? चलो फिर इससे आगे वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं इनइक्वालिटी के ऊपर जो बेस्ड है। अब तक तो हम केवल इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे थे, अब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सिंपल सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी। देखो क्वेश्चन है, फाइंड ऑल पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd natural numbers both of which are larger than 10, both larger than 10, both of which are larger than 10 such that their sum is less than 40, less than 40, ये दिया हुआ है। कि पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स आपको फाइंड आउट करने हैं जिसमें कि दोनों के दोनों लार्जर देन 10 हो और उनका जो सम है वो लेस देन 40 है। तो इसको कैसे लिखें मैथमेटिक्स या इनइक्वालिटी की टर्म में? लेट कर लेते हैं, बिल्कुल वही वर्ड प्रॉब्लम को ऐसे ही करते हैं। ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर कैसे मानूं मैं? दो ऑड नेचुरल नंबर, एक x एक y, ये तो एक तरीका है, एक x एक y। और इस इंफॉर्मेशन का यूज कैसे कर सकता हूं? और कंसेक्यूटिव ऑड के नेचुरल नंबर्स की खास बात क्या होती है? 1 होगा तो नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा? 1 3 3 5 5 7। तो एक को x मानूं तो नेक्स्ट क्या मिलेगा? x + 2 मिलेगा। बात सही? तो दो वेरिएबल रखने की बजाय मैं रख सकता हूं कि एक x है और एक x + 2, और x क्या है? एक नेचुरल नंबर। बात सही? क्या ये बात सही है?
x नेचुरल नंबर है, +2 करेंगे तो नेक्स्ट नेचुरल नंबर आ जाएगा। तो ये दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर मेरे पास आ गए। पहली बात, पहली लाइन को हमने मैथ्स के टर्म में लिख लिया, एक मेरा नंबर x है, एक x+2, ये दो नंबर हो। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, बोथ लार्जर देन 10, x भी लार्जर देन 10 है, कैसे लिखूं, x ग्रेटर देन 10 है, कॉमा x+2 भी ग्रेटर देन 10, इसको भी लिख लिया हमने मैथ्स की टर्म में। थर्ड स्टेटमेंट क्या बोल रही है, देयर सम इज लेस देन 40, इसका और इसका सम 40 से छोटा है, तो x+2 इज लेस देन 40। तो अब हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है जो इन तीनों कंडीशंस को पूरा करता हो, नेचुरल नंबर हो, इस कंडीशन को पूरा करे और इस कंडीशन को पूरा करे, x की वैल्यू निकाल, सॉल्व करके देखो क्या आ रही है x की वैल्यूज। क्या क्या कंडीशन से, x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 होनी चाहिए, उसके साथ साथ x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 इधर आ जाएगा, 8 भी होना चाहिए, उसके साथ साथ 2x+2 लेस देन 40 होना चाहिए, तो आप लिख सकते हो 2x लेस देन 38 होना चाहिए, x लेस देन 19 होना चाहिए, बात सही। तो ये तीनों बातें एक साथ सच होनी चाहिए, x की वैल्यू 8 से बड़ी हो, x की वैल्यू 10 से बड़ी हो और x की वैल्यू 19 से छोटी हो, और तीनों बातें एक साथ सच हो। देख लेते हैं तीनों बातें एक साथ कहां पे सच हो रही, ड्रॉ कर लेते हैं। अगर ड्रॉ करें तो ये बोल रहा है 10 से बड़ी होनी चाहिए, एक 8 से बड़ी बोल रहा है, x की वैल्यू 8 से आगे होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए, ये 10 है, x की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए। क्या बोल रहा है, x की वैल्यू 19 से छोटी होनी चाहिए, x की वैल्यू 19 से छोटी होनी चाहिए। और क्या बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि x एक नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो इसके बीच के सारे रियल नंबर नहीं, जो कॉमन वैल्यूज है उनमें केवल नेचुरल नंबर देखना है। तो पहले कॉमन रियल वैल्यूज देख लेते हैं, उनमें से नेचुरल को छांट के अलग कर लेंगे। तो कॉमन वैल्यूज कौन सी जो तीनों में आती है, यहां से लेके यहां तक की है, क्योंकि दो में तो कॉमन है, तीसरी इनइक्वालिटी सच नहीं कर रही। तो ये है 10 से लेके 19 तक के रियल नंबर्स, पर रियल नंबर नहीं चाहिए मुझे, x नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो 10 से 19 तक के नेचुरल नंबर क्या बनेंगे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 बनेगा, 19 नहीं बनेगा। तो ये नंबर बनते, तो पेयर्स क्या बने, पेयर्स बने, अगर x की वैल्यू 11 ली तो नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, x+2, तो एक पेयर बनेगा। हाँ, अगर इक्वल टू होता तो मैं 19 को भी इंक्लूड करता, तो पेयर बनेगा 11, 13, ये नंबर लिखा हुआ, ये इंटरवल नहीं लिखा हुआ है, जैसे x, y पेयर लिखते हैं। हाँ, ऑड नेचुरल चाहिए तो हमें 13, 15, 17 यही लेने पड़ेंगे। तो फिर ये आएगा 11, 13, 13, 15, 15, 16, सॉरी 17, 17, 19, बताओ लेना चाहिए कि नहीं। ये किसकी वैल्यूज आई हैं, x की वैल्यूज आई है ना, तो x की वैल्यू अगर आप रखोगे 17, तो ये x+2 की वैल्यू है, ये x की वैल्यू थोड़ी है, एक x है, एक x+2 है, तो हमने जो वैल्यूज निकाली वो x की वैल्यूज निकाली, और जो पेयर बन रहा है वो क्या बन रहा है, x, x+2, तो x की वैल्यू 17 रख रहे हैं, तो ये जो 19 है ये x की वैल्यू नहीं है, ये x+2 की वैल्यू, तो x की वैल्यू तो 17 तक हो सकती है, x+2 की वैल्यू 19 बन सकती है, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये x है, x बिलोंग्स टू ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये x की वैल्यूज है, तो x+2 की वैल्यू तो 19 बनेगी, बात सही। उसने ये थोड़ी बोला कि दोनों में से कोई सा भी नंबर x से बड़ा नहीं होना चाहिए, एक x है, एक x+2 है, x की वैल्यू 17 होगी तो x+2 की वैल्यू 19 बने, चेक भी करके देख लो, 17 और 19 का पेयर बनाए तो क्या सारी कंडीशंस को पूरा कर रहा है, क्या ये है x और ये x+2, बोल रहे हैं कि बोथ लार्जर देन 10, बोथ लार्जर देन 10 है, दोनों ऑड नेचुरल नंबर है, कंसेक्यूटिव है, और बोल रहे हैं कि दोनों का सम लेस देन 40 होना चाहिए, क्या दोनों का सम लेस देन 40 आ रहा है, इसी वजह से 17 और 19 दोनों इंक्लूड कर। अगर मैं नेक्स्ट कर लूं 19 और 21, दोनों का सम 40 से लेस देन नहीं बनेगा, दोनों का सम 40 बन जाएगा, तो ये पेयर अलाउड नहीं है, पर 17, 19 अलाउड, क्लियर है। तो इसलिए ये x की वैल्यू देखिए, x की वैल्यू मतलब वो यहां पे जाएगी, x+2 की वैल्यू तो उसके अकॉर्डिंग खुद ही आएगी। एक और क्वेश्चन करके, किसको, हाँ, इनको x बिलोंग्स टू ऐसे लिखा जाए, x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट
11, 13, 15, 17 ऐसे लिखा जाए। और जब पेयर लिखा जाता है, पेयर को ऐसे लिख दिया जाता है 11, 30 कि जब रियल नंबर्स को शो किया जाता है, इंटरवल को भी ऐसे ही शो किया जाता है, पर जब पेयर ऑफ नंबर्स को शो किया जाता है तब भी ऐसे ही किया जाता है। तो इसको इंटरवल के कंटेक्स्ट में लिखोगे तो इंटरवल काउंट होगा, जब पेयर बताओगे तो पेयर काउंट होगा। करें एक और क्वेश्चन। एक कंपनी कैसेट्स को मैन्युफैक्चर करती है, उसका जो कॉस्ट और रेवेन्यू फंक्शन है वो कुछ ऐसा है। कॉस्ट डिपेंड्स ऑन एक्स, जैसे मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा था कि कॉस्ट है वो एक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय एक्स नहीं है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सी मल्टीप्लाइड बाय एक्स नहीं है, इसे बोला कॉस्ट है जो एक्स की वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो जो कॉस्ट है वो बनता है 26,000 प्लस 30x, और जो रेवेन्यू फंक्शन है, जो रेवेन्यू बनता है वो बनता है 43 टाइम्स एक्स। रेवेन्यू भी एक्स पे डिपेंड करता है ऐसे, कॉस्ट भी एक्स पे डिपेंड करती है ऐसे। फिर एक्स इज द नंबर ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन अ वीक। एक्स क्या है? नंबर ऑफ कैसेट्स सोल्ड इन अ वीक, एक वीक में जो सेल की गई कैसेट्स है। कितनी कैसेट्स वो सेल करे, एक्स की वैल्यू क्या पॉसिबल है बाय द कंपनी टू रियलाइज सम प्रॉफिट, कि उनको प्रॉफिट हो, कितनी मिनिमम या मैक्सिमम, मतलब जो भी एक्स की वैल्यू आ सकती है, बोला कि कितनी कैसेट्स वो सेल करें कि जो कंपनी है उसको प्रॉफिट हो पर वीक, क्योंकि सब कुछ वीक में चल रहा है, तो पर वीक वो कितनी कैसेट सेल करे ताकि वो प्रॉफिट में आए। सोचो कॉस्ट रेवेन्यू क्या होता है? मोर देन 2000, करेक्ट, मोर देन 2000। प्रॉफिट कब होगा? कॉस्ट क्या होता है? कैसेट को बनाने का खर्चा। रेवेन्यू क्या होता है? बेचने के बाद जो कमाई आती है। प्रॉफिट क्या होगा? जो रेवेन्यू आया है माइनस कॉस्ट, वो प्रॉफिट हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट को लिखा जा सकता है कॉस्ट, सॉरी, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। ये बात सही? जितना सेल करने से पैसा आया माइनस उनको बनाने में जितना खर्चा आया, जो बीच का बचा है वही तो प्रॉफिट है। बात सही? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस जैसे लिखते थे। सेलिंग क्या होता है? रेवेन्यू। कॉस्ट प्राइस क्या होगा? कॉस्ट। तो रेवेन्यू है 43 टाइम्स एक्स, कॉस्ट कितना है? 26,000 प्लस 30x। रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये बना प्रॉफिट। बोल रहे कि कितनी कैसेट्स बेचेंगे प्रॉफिट हो जाए, मतलब प्रॉफिट पॉजिटिव हो। बात सही? तो प्रॉफिट होने के लिए प्रॉफिट शुड बी पॉजिटिव, पी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इसका मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। 43x माइनस 26,000 माइनस 30x शुड बी ग्रेटर देन 0। यहां से x की वैल्यू निकालो, सीधा इक्वेशन है। x की वैल्यू यहां से आएगी x ग्रेटर देन 2000। चेक करके देखो। क्लियर है? समझ में आया? चले आगे, एक और करके देखो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेहनत का है। लिखो कि एक मैन्युफैक्चरर है जिसके पास 600 लीटर सॉल्यूशन है, 600 लीटर ऑफ 12% सॉल्यूशन ऑफ एसिड। 600 लीटर है और वो 600 लीटर कैसा सॉल्यूशन है? 12% एसिड वाला सॉल्यूशन। लिख ले, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 30% एसिड सॉल्यूशन मस्ट बी एडेड। कितने लीटर 30% एसिड वाला सॉल्यूशन मैं उसमें ऐड करूं सो दैट एसिड कंटेंट ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर, मिक्स करने के बाद जो बनेगा, एसिड कंटेंट ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर विल बी मोर देन 15% पर बट लेस देन 18%। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एक मैन्युफैक्चर है जिसके पास 600 लीटर्स है 12% एसिड का सॉल्यूशन। बात सही? 600 लीटर्स है वॉल्यूम और उसकी खास बात क्या है? 12% एसिड वाला सॉल्यूशन है। इसके अंदर कितने लीटर्स
कितने लीटर 30% एसिड का सॉल्यूशन में ऐड करूं ताकि जो रिजल्ट बनेगा, जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा मिक्स करने के बाद, वो रिजल्ट है वो 15% से तो ज्यादा हो एसिड का सॉल्यूशन पर 18% से कम हो। क्वेश्चन समझ में आया? देखो एक बार प्रोसेस करो फिर मैं बताता हूं। कितने लीटर्स इसमें 30% एसिड वाला सॉल्यूशन ऐड करूं ताकि जो रिजल्ट बने वो 15% एसिड से तो ज्यादा हो, 18% एसिड से कम हो। क्वेश्चन क्लियर है? और मुझे ये बताओ ये क्या मीनिंग हुआ इसका? 600 लीटर सॉल्यूशन है और 12% एसिड सॉल्यूशन है, क्या मतलब है इस बात का? 12% इसमें एसिड है, वेरी गुड। और बाकी क्या है? बाकी बाकी पानी है, बाय डिफॉल्ट पानी लेके चल। ये 600 लीटर का जो 12% है इसको 12/100 से मल्टीप्लाई करूं तो उतने लीटर तो प्योर एसिड है, बिल्कुल प्योर, और जो बाकी सब कुछ है पानी। और इसके पास एक और सॉल्यूशन है जो 30% एसिड है, मतलब इसने अगर इसका x लीटर लिया, x लीटर इसने इसको मिक्स किया तो x का 30% तो प्योर एसिड ऐड हो रहा है और जो बाकी बचा हुआ है वो पानी ऐड हो रहा है। बात सही? जब ये मिक्स कर देगा 600 लीटर में तो टोटल कितना सॉल्यूशन बन जाएगा? बढ़ जाएगा, टोटल वॉल्यूम तो बढ़ जाएगा, 60 प्लस x हो जाएगा, 600 प्लस x लीटर्स हो जाएगा, और उसमें कुछ एसिड आएगा, कुछ एसिड इसमें ऑलरेडी था और कुछ एसिड ये लेके आए। तो जो परसेंटेज लिखा जाता है, परसेंटेज एसिड का मतलब है वॉल्यूम ऑफ एसिड, प्योर एसिड, कितना तो प्योर एसिड है डिवाइडेड बाय ये टोटल वॉल्यूम होता है। ये टोटल वॉल्यूम मतलब एसिड प्लस वाटर। तो ये वॉल्यूम ऑफ एसिड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं होगा, वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, एसिड प्लस वाटर। जैसे यहां पर 600 है तो 12% का मतलब है वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम 600 लीटर इंटू 1/100 इंटू 100। ये 12% लिखा हुआ है। वॉल्यूम ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100 कर देते हैं तो परसेंट में आ जाता है 12%। तो अगर आपको यहां पर एसिड निकालना हो तो ये बनेगा प्योर एसिड, यहां पर प्योर एसिड है 12/100 इंटू 600। इसको इधर ले जाओ, इसको डिवाइड में ले जाओ। ये प्योर एसिड है, 600 में कितना बन रही है? 72 लीटर्स। तो इस 600 लीटर्स में 72 लीटर प्योर एसिड है। 30% का भी x लीटर ऐड किया है, तो अगर मैंने x लीटर ऐड किया तो प्योर एसिड कितना ऐड कर दिया? x का 30%, x इंटू 30 डिवाइडेड बाय 100, 30x डिवाइडेड बाय 100, ये प्योर एसिड ऐड कर दिया एक्स्ट्रा। बात सही? टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 600 लीटर पहले था, x अब हो गया, तो टोटल वॉल्यूम हो गया है, देखो टोटल वॉल्यूम हो गया है 600 लीटर प्लस x लीटर, ये तो है टोटल वॉल्यूम। और प्योर एसिड कितना हो गया? 72 लीटर पहले से था, और इसके साथ कितना एसिड और आ गया? 30x डिवाइडेड बाय 100। बात सही? दिस डिवाइडेड बाय दिस, टोटल एसिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। और ये बोल रहे ये जो परसेंटेज है वो 18 से छोटी और 15 से बड़ी होनी चाहिए, ये पूछ रहा है। यहां से x की वैल्यू निकाल। समझ में आया कैसे किया हमने? कोई डाउट हो तो एक बार पूछो। देखो x की वैल्यू क्या बन रही है। अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनता है
7200 प्लस 30x डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स 600 प्लस x इंटू 100 है तो इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 से ये 18 से 15 के बीच में होना चाहिए। दोनों बातें एक साथ सच होनी चाहिए। एक बात बताओ, ये मैं 600 प्लस x को मैं सबसे मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या सिंप्लीफाई करने के लिए? देख लो, आपकी मर्जी है, बाद में मत बोलना कि हमने बोला था। कर सकते हैं 600 प्लस x को? क्यों कर सकते हैं और क्यों नहीं कर सकते? सोचो, क्यों नहीं कर सकते? x वेरिएबल है, नेगेटिव आ सकता है। बात सही कि x एक वेरिएबल है। जब तक मुझे x के बारे में ना पता हो तब तक तो मैं सीधा मल्टीप्लाई नहीं कर सकता, मुझे पता होना चाहिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव। क्या मुझे पक्का पता है ये पॉजिटिव? सोचो, क्या x की वैल्यू पॉजिटिव पक्का पता है मुझे? x पॉजिटिव कैसे पता? वॉल्यूम तो है, बट हो सकता है निकालना पड़ जाए उसे डब्बे डब्बे भर के, क्योंकि वो 12% का सॉल्यूशन है। इसको इससे ज्यादा कंसंट्रेशन करना, 15% बनाना है, तो 12% के सॉल्यूशन में 30% ऐड करेगा, तभी तो 12% से 15% जाएगा। तो x नेगेटिव थोड़ी हो सकता है, x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी। ज्यादा कंसंट्रेटेड एसिड मिलाएगा तभी तो कंसंट्रेशन बढ़ेगी, 12 से 15 की तरफ जाएगी, तो x की वैल्यू पॉजिटिव ही होनी चाहिए, x की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। x पॉजिटिव है तो 600 प्लस x भी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते, अदरवाइज दिक्कत नहीं है। इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो, तब भी सॉल्व हो जाएगा, पर थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर आप 600 प्लस x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई। अब सिंप्लीफाई करके देख लो क्या बन रही है x की वैल्यू। ये भी सच होना चाहिए और ये भी सच होना चाहिए। एक साथ तो x गायब नहीं होगा, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो या तो इनको सॉल्व कर लो और इसको अलग अलग सॉल्व कर लो, x की वैल्यू पता चल जाएगी। इनको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? 9000 प्लस 15x लेस देन 7200 प्लस 30x। एक तो ये बन रहा है, इधर वाली इनइक्वालिटी, इधर वाली बन रही है 7200 प्लस 30x लेस देन 18 इंटू 6 7200 कितना बन रहा है? 18 इंटू 6 कितना होता है? 8 108 प्लस 18x ये बन रहा है। इसको इधर 122 300 बन रहा है, करेक्ट। 120 से ज्यादा होना चाहिए, 300 से कम होना चाहिए। तो ये करेंगे तो आएगा 12x और ये बनेगा 0063। ये बन रहा है x लेस देन 1200। यहां से x की वैल्यू बनेगी, इधर ही ले आते हैं 15x और ये इधर ले जाते हैं, कितना बनता है? 1800। 1800 ही बनेगा ना? हाँ, 15 डिवाइड में चला जाएगा। अगर 15 डिवाइड में जाएगा तो कितना बन रहा है? 15 120। x की वैल्यू 120 से ज्यादा होनी चाहिए और 300 आएगा भाई, 12 कहां से लिखते हैं? 300। x की वैल्यू 120 से ज्यादा होनी चाहिए, x की वैल्यू 300 से कम होनी चाहिए। तो 120 लीटर से ज्यादा और 300 लीटर से कम मिलाओगे तो जो कंसंट्रेशन है वो 15 से तो आगे चली जाएगी पर 18 को क्रॉस नहीं करेगी। बात सही? इस तरीके से